देखो, मैंने ग्रुप पे आपको ये सेंड किया है, यानी क्या अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लिंक सेंड किया है। एंड मैं वही लिंक, सेम लिंक लगे तो अपने इस पे भी डाल देता, ऐप पे भी डाल देता। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी लिंक सेंड की है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एकदम शॉर्टकट में है वो। तो आपको मैं 28 तक, इसके बाद 28 तक क्लास नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे कुछ शेड्यूल फिक्स है। तो वो फिक्स शेड्यूल में मुझे नहीं जमेगा क्लास लेना। तो इसके बाद अभी आज की 11th है, 11 to 28 नो क्लास। 28 को क्लास रहेगा, 27 तक नो क्लास, 27 तक नो क्लास। सो 11 to 27 तक नो क्लास। तो आपको क्या करना है, यानी 11 to 27 मार्च आपके पेपर भी है उसमें, ठीक है। तो पेपर निकल जाएंगे, लेकिन पेपर निकल जाने के बाद 4 दिन आपके पास बचते, 4 से 5 दिन। तो आपको ईएम पूरा कंप्लीट करना है। ईएम के समथिंग 20 to 24 वीडियोस है, वो पूरे आपको कंप्लीट करना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, वो फ्री है अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, फ्री है, कोई भी देख सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास बुकलेट रही तो ही उसको समझेगा, क्योंकि बुकलेट के क्वेश्चंस है। ओके, लेकिन क्वेश्चंस भी मैंने स्क्रीन पे लिए हैं, तो आपको क्वेश्चंस भूल जाएंगे। तो इसके आप वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व करो। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस भी आप पूरे सॉल्व करो, वॉल्यूम 2 के जितने भी। और गेट का सिलेबस कम किया गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही रखा है, डायनामिक नहीं रखा है। डायनामिक उसको निकाल दिया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक का ही सिलेबस है, यानी फ्रिक्शन तक का ही सिलेबस है। एंड एमआई वगैरह है उसमें। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह है। सो ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आप अच्छे से करो। और मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब मैथ्स में आप क्या करो कि मैथ्स में आपका ये जो है, यानी क्या बोलते हैं, आपका मैट्रिसेस हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, दैट 3 पार्ट्स जो है वो अच्छे से करो, क्योंकि वो इजी है। आप इजीली उसमें मार्क्स ले सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन डोंट गो, क्योंकि आप एक आधी क्वेश्चन आएगा, एक आधी क्वेश्चन के लिए आपका ये डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए आप करने जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो आप मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स है उसको लीव कर दो। जो इजी पार्ट्स है वो इजीली आपको जो समझता है, मैक्सिमम मिनिमम आपको समझता है इजीली। आपको मैट्रिसेस बहुत इजीली समझ जाता है, क्योंकि आपने मैट्रिसेस पे ही M3 निकाला होगा। ओके, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। तो मैथ्स जो भी है वो गेट एकेडमी का एकदम बेस्ट है। ज्यादा बड़ा पढ़ने से छोटा पढ़ना बेटर है। सो मैथ्स आप, मैंने जो लिंक सेंड की है वो लिंक सेंड करके भी मैथ्स आप पूरा पूरा कर लो। अपन मैथ्स पे क्या लेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपके साथ ले लूंगा। 28 से हाफ ओवर मेरा मैथ्स पे रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ। बाकी की जो अपना जो ये है, यानी क्या है, अपना बुकलेट है, बुकलेट के क्वेश्चन हम सॉल्व करना चालू कर देंगे। विच बुकलेट? एस बुकलेट। अभी आप गेट एकेडमी से आप पूरा पढ़ लो, लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चंस, हमारे पास बुक का की है, एस एकेडमी की बुक है। तो एस एकेडमी के जो भी इसके बुक्स है, यानी काय के आपका प्रैक्टिस मैथमेटिक्स बुक, तो प्रैक्टिस मैथमेटिकल बुक जो है उसके क्वेश्चंस अपन हाफ ऑफ आवर 28 से चालू कर देंगे। इसलिए, और मैट्रिसेस चालू करूंगा मैं सबसे पहले। तो आपका मैट्रिसेस पूरा हो जाने को ना, मैट्रिसेस फुलफिल हो जाने को ना, तो मैं हाफ ऑफ आवर लेके मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर लूंगा। यानी मैथमेटिक्स मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझसे, यानी मुझे जितना आता है उससे ज्यादा आपको आएगा, बिकॉज ऑफ आई एम डिप्लोमा होल्डर। और डिप्लोमा होल्डर होके भी मुझे पढ़ के हो गए, बहुत सारे दिन हो गए, मैं पढ़ ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका 12th भी अच्छे से हुआ है, आपने डिग्री में भी अच्छे से किया होगा, तो मेरे से ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके दूंगा मैथमेटिक्स में। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके लेने वाला। यानी जो भी क्वेश्चंस आएंगे
वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स टोटली अपन छोड़ नहीं सकते। ओके, छोड़ना पाप है, क्योंकि 13 मार्क्स का टॉपिक है। एटलीस्ट 13 में से आपको 13 आउट ऑफ 13 भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 15 मार्क्स का रहता है, 13 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15 आउट ऑफ 15 ये भी ले सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो। ओके, लेकिन एज एवरेज स्टूडेंट्स वी टेक 5 to 7 marks easily on the mathematics. Okay, 5 to 7 marks, उसमें से 4 मार्क जो भी है वो आपका मैट्रिसेस देके जाता है, 2 मार्क आपका न्यूमेरिकल मेथड देके जाता है। 2 मार्क्स न्यूमेरिकल मेथड, 4 मार्क्स मैट्रिसेस, 6 मार्क्स तो हो गए। 2 मार्क्स मैक्सिमम मिनिमम, ओके, नियर अबाउटली, एंड अदर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉची हो गया, बाकी हो गया, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस ये वाला। तो अब ये कहां से पढ़ना है और अपना क्या पढ़ना है, तो इसके लिए अपना सिलेबस भी मैं ग्रुप पे डाल देता। तो वो मैथमेटिक्स के सिलेबस से ही आपको गो थ्रू जाना, मैथमेटिक्स का सिलेबस, यानी कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है, ये भी जरूरी है ना। नहीं तो आप बाबा दूसरे स्ट्रीम का भी पढ़ डालोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी मैं ग्रुप पे डाल देता, वही सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ो। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सिविल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस मेरे वो अपने लिंक में है, सिविल अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिंक, ओके, उतना ही सिलेबस है जितना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस अभी यहाँ पे है, यानी गेट के इसमें है, ज्यादा मैंने लिया नहीं। 1-2 वीडियोस होंगे अपने यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो अच्छे ही रहेंगे अगर आपने सॉल्व किया तो, क्योंकि उसमें से भी आपको पता ही चलेगा, यानी मैक्सिममली कन्वेंशनली कैसे सॉल्व होता है वैसे, क्योंकि कन्वेंशनल ही अभी अपना गेट जो पेपर है वो कन्वेंशनल के तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो इसलिए आप ये दोनों कंप्लीट करो, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप कंप्लीट करो अप टू 28 को क्लास चालू हो जाएगा। तो 28 को मैं जीटी, मैथमेटिक्स एंड और नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन टू इट्स ओवर, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है मेरा वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी क्या, नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी एक तो मेरा जो सॉम रुका है वो सॉम को मैं कंटिन्यू करूंगा, या फिर मेरा जो एफएम है, एफएम मुझे स्टार्ट करना था, एफएम मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो पार्ट है जो आपको नहीं समझा था, आपका प्रॉब्लम्स गए थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, हाफ आवर 1 आवर, हाफ आवर 1 आवर। तो थोड़ा टाइमिंग जो है वो थोड़ा ह्यूज रहेगा। अगर आपके बैचेस, अगर कॉलेज अगर आपका स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं स्टार्ट होता है, तो अपना शाम का टाइमिंग वगैरह रहेगा। अगर कॉलेज स्टार्ट नहीं होता है, कॉलेज तो स्टार्ट होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन उसका डेट फिक्स नहीं है अभी। सो कॉलेज जब स्टार्ट होगा तो अपना शाम का टाइमिंग अपन कर देंगे, और कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा तो अपना सुबह का मॉर्निंग का टाइम यहाँ से लेके 9:30 से लेके 1:30 या फिर 1 PM तक अपन ले लेंगे, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट्स लेना है तो अपने को कम से कम क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट्स अगर या फिर 3 सब्जेक्ट्स अगर अपने को लेना है तो अपने को 3 सेशंस तो भी होना, तो 3 सेशंस यानी 3 आवर्स इट्स रिक्वायर्ड मिनिमम। 3 घंटे के 3.5-4 घंटे अपने हो जाते, तो 3.5-4 घंटे अपने को क्लास रहेगा, इसी पकड़ लो। तो अप्रैल में मैं 2-2 टाइम भी ले सकता, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग भी ले सकता। और जब भी इनका एप्टीट्यूड के क्लासेस खत्म हो जाएगी तो एप्टीट्यूड के क्लासेस 15 तक खत्म हो जाएंगे ऐसी बोला है, लेकिन मैंने सर को बोला कि थोड़ा जल्दी आप खत्म कर लो करके, इसी दिन में मेरा नहीं है तो आप फटाफट खत्म कर ले, तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक मे बी इट्स ओवर। तो मॉर्निंग 6:30 या फिर 7 AM से लेके 10 बजे तक भी मैं क्लास ले सकता है। फिर शाम का आपका जो भी स्टील का वगैरह क्लासेस रहेंगे वो क्लासेस अपने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यानी यूनिवर्सिटी क्लासेस। ओके, तो यूनिवर्सिटी में भी हम गेट के क्लासेस भी देख लेंगे, यानी कंबाइन देखेंगे उसमें भी, लेकिन यूनिवर्सिटी थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। गेट में स्टील बहुत ही कम पूछता है, 4 मार्क के लिए वगैरह पूछता है, तो दैट इज नॉट इनफ, और वो सिर्फ कनेक्शंस पूछता है। अपना यहाँ पे बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत वाइड है। ओके, सो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स ये आपको आज से लेके 27 तक कंप्लीट करना है। ओके, इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी 3 ही है, 2 ही है, बाकी लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे पता ही नहीं चल रहा। खुशबू काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये, तू इंजिनियरिंग मेकॅनिक्स केलं होतं का खुशबू? नाही सर, नाही केलं.
अच्छा नाही केलं तर ठीक आहे. तो आता याच्यामधनं करून टाकाल तुम्ही इंजीनियरिंग हो. मैकेनिक्स, क्योंकि अच्छे से है पूरा का पूरा देखे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हैं. ओके, पूरा फ्री है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक फ्री मेरे तरफ से यानी सभी लोगों के लिए है. और तृप्ती तू केलं तर वाटतंय. हो सर, केलं होतं. ठीक आहे, तर तू मॅथमॅटिक्स पूर्ण कर, मॅथमॅटिक्स याच्यामध्ये पूर्ण कर. मॅथमॅटिक्स आपला मॅट्रायसिस पर्यंत मॅट्रायसिस पूर्ण कर. मॅट्रायसिस के बाद न्यूमेरिकल सर पेपर काय गेटच्या पेपरमध्ये सर न्यूमेरिकल मेथड वगैरे विचारतच नाही ना, फक्त मॅट्रिसेस बद्दलच खूप क्वेश्चन असतात. नाही, न्यूमेरिकल मेथडचे पण क्वेश्चन्स राहतात. आता लास्ट पेपरला नव्हते, पण असं नाही आहे की सिलेबसमध्ये नाही आहे म्हणून, सिलेबसमध्ये आहे. तर एकदम सोपं राहते आणि जास्तीत जास्त 6 ते 7 तास मध्ये आपलं सगळं खतम होऊन जाते न्यूमेरिकल मेथड, त्या कारण जास्त वाचायची गरज नाही न्यूमेरिकल मेथड. तर आपण कमीत कमी याच्यामध्ये काढू शकतो. पण डिफरन्शियल इक्वेशन पण म्हणजे एक चांगला टॉपिक आहे जो करायला पाहिजे. सो त्या कारण बाकीचे जे काही टॉपिक्स आहेत ते इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. तर तुम्ही त्या मॅथ्सच्या लिंक मधनं जरी गेले तरी सफिशियंट आहे. जे तेवढं तुम्ही पूर्ण करून टाकलं तरी होऊन जाते, यानी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. प्राची, आपने देखे क्या मैथ्स के वीडियोस? सर मैथ्स का एक ही हुआ, कल आपने सेंड किया तो लिंक, और ईएम की 6-7 फिल्म देखते. क्या बोल रहे हैं? आवाज क्लियर ईएम नहीं है. सर ईएम की 6-7 फिल्म देखती, 6-7 हो गए देखने, ओके, कोई दिक्कत नहीं है. और मैथ्स का एक हुआ फिर कल से स्टार्ट है. ईएम के 6-7 हो गए, उसमें कोई दिक्कत जा रही कि आपको ऐसी नहीं समझ रहा करके? नहीं सर, वो तो बस क्वेश्चन तो हुआ है, तो ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं जा रहा है. अगर हाँ, सर मतलब समझ रहा है, अभी उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं जा रहा है, अगर नहीं समझा तो पूछ लूंगी. हाँ. आप क्या करो, उसमें इसमें वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन जो भी है, वॉल्यूम 2 जो रहता है ना, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए, तो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो. इसमें वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस जो भी आपको नहीं आते हैं वो मुझे आप पूछ लो, तो मैं आपको बता दूंगा. और फ्रिक्शन तक पूरा का पूरा है, तो फ्रिक्शन तक पूरा का पूरा आप देख लो, बेटर रहेगा. ठीक है, अभी हम जीटी पे आ जाते हैं अपने. ओके, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11. सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 11. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में? A loose compacted sand fill 1.2 meter in depth, 1.2 meter in depth, has a relative density of 36, relative density of 36%, relative density of 36%. Laboratory test indicated that minimum that guys, that मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो, मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो देखिए, यानी अपन रिलेटिव डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड फॉर द सॉइल इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, यानी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 2.68. gamma w it is equals to 9.81. what is the dry unit weight of sand? what is the dry unit weight? gamma d आपको निकालना है. Okay, gamma d, we want to find gamma d. If the sand is compacted to relative density of 66%, 66%, यानी सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या के लिए आपका, इफ द सैंड इज कॉम्पैक्टेड रिलेटिव डेंसिटी 66%. पहले तो आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, देन आपको कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपका 66% है, तो आपकी व्हाट इज द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ 1.2 मीटर फिल, ये भी आपको निकालना है, ये भी आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आप देख लेते हैं.
तो सबसे पहले आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, पेज नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 29 guys. ID it is equals to E max minus E divided by E max minus E min. E max minus E min. Okay, E max minus E min. So ID given है. If ID it is equals to 36%, that is given, then E is equals to what? E1 आपको निकालना है. So 0.36 it is equals to E max. What is E max? E max and E min is given. Okay, क्या देखिए E max E min 0.91 minus E divided by 0.91 एंड 0.35 लेना था अगर आपको देके नहीं रहता था तो, लेकिन यहाँ पे देखे 0.42 अगर आपको देके नहीं है तो आप 0.91 दैट इज ई मैक्स एंड 0.35 दैट इज ई मिनिमम ये ले सकते हैं. व्हाट इज ई नाउ? 0.733 आ रहा है. इंटू 100 भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 36 लेना पड़ेगा आपको. इंटू 100 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 36 लेना पड़ेगा. ओके, सो आपका कितना है गाइस? गर्ल्स बताओ आपका कितना है? 0.73. ओके, 0.733 that is E, 0.733. Now gamma D, we want to calculate gamma D, dry density. Dry density it is equals to gamma W into G upon 1 plus E. We have a G and we have a E now. मेरे पास E भी है अभी. ओके, सो मैं यहां से निकाल सकता, यहां से मैं ये निकाल सकता. अब G है मेरे पास, G है और E भी है, तो मैं निकाल सकता यहां से. मुझे इकाई में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए. दैट्स व्हाई 9.81 इनटू 2.68 ना, 2.68 divided by 1 plus E, 0.733. How much gamma D? Dry density. What is dry density, guys? 15.16. 15.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. नाउ अब आपको ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड. ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आने क्या है कि 66% आपका क्या हो गया? द सैंड is compacted to relative density of 66%. What will be the decreasing thickness of 1.2 meter fill? 1.2 meter fill. So सबसे पहले ये आपका H1 है, और
और ये आपका H2 आपको फाइंड करना है। चेंजिंग थिकनेस बोला है, चेंजिंग H, ओके, चेंजिंग H। One minute guys। सो ये कैसी होगा, ये कैसी निकाल सकते हैं अपन। आपको क्या बोला है, H1 इट इज गिवन 1.2 मीटर, 1.2 मीटर आपको देखे कि 1.2 मीटर फिल है, देन 66% क्या हो गया आपका, 66% रिलेटिव डेंसिटी। तो व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आईडी 66 के लिए ई निकालना पड़ेगा बाबा। आईडी अगर मेरा रिलेटिव डेंसिटी 66% है, तो उसके लिए मेरा E2 क्या रहेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। दैट इज माय E1 एंड दैट इज माय E2। सो आई वांट टू फाइंड E2। सो सेम फॉर्मूला वी टेक इट, 0.66 is equals to 0.91 minus E2 divided by 0.91 minus 0.42. How much E2? How much E2 guys? ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया गामा डी, आपका ए का आंसर हो गया। नाउ हम बी के आंसर्स के लिए मूव कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको E2 निकालना पड़ेगा। सो E2 कितना निकलता है आपका, 100% अगर आप लेते हैं इधर तो आपको 66% में लेना पड़ेगा। How much? 0.5866. 0.5866. Okay, 0.5866. Now, next it is, if it is 0.5866, this. Then next, आपने ये तो देखा है V2 by V1 it is equals to 1 plus E2 by 1 plus E1. So area of that, अगर मैं एरिया कांस्टेंट ले लेता, मैं एक सेक्शन ले लेता और उसमें एरिया मेरा कांस्टेंट ले लेता, एरिया इज कांस्टेंट, तो बचा क्या, वॉल्यूम में से हाइट ही बचा। वॉल्यूम मैंने होता क्या है, वॉल्यूम मैंने होता है एरिया इनटू हाइट। सो दैट इज H2, दैट H2। ओके, तो जो भी थिकनेस कम हो जाने के बाद वाला अपना क्या रहेगा, E2 रहेगा यहाँ पे। ओके, ये टोटल के लिए E1 है। ओके, 33%, देन 66% पे आने के बाद E2 रहेगा, इसके लिए E2 रहेगा। ओके, सो दैट A into H1, सो दैट A गेट कैंसिल, एरिया गेट कैंसिल, क्योंकि एरिया कांस्टेंट पकड़ा अपन ने ये सेक्शन के लिए, ये एक ही सेक्शन पकड़ लिया सिर्फ, एरिया कांस्टेंट। ओके, तो बचा वैरी कौन हो रहा, फिर वैरी हो रहा सिर्फ और सिर्फ H, ये H1 है, बाद में चेंज होके क्या हुआ, H2 हो गया। Okay, so that is 1 plus E2. What is E2? 0.5866 and 1 plus E1. E1 it is equals to 0.733 and that H1 it is equals to 1.2. That H1 it is equals to 1.2. So what is H2 now? H1 को इधर इंटू कर दो, 1.5866 divided by 1.733 into 1.2, that is H2. What is H2? 1.098. 1.098, that is H2. Okay, 1.098. So if it is 1.098, then 1.098. Okay, चमक रहा है क्या बोर्ड, है ना?
1.098. So 1.098 is the answer. 1.098 is the answer. That is in मीटर. So guys, what is changing? आपको क्या पूछा है? आपको ये पूछा, चेंजिंग हाइट पूछा. तो ये अगर मेरा 1.098 है तो ये 1.2 माइनस 1.098 रहेगा ना. 1.2 minus 1.098 in meter. How much this? 1.2 minus 1.098 is equals to 0.102. 102 meter. So that is changing height. It is equals to 0.102 meter means 10.2 centimeters. 10.2 centimeters. That is your next answer. 10.2 सेंटीमीटर आपका क्या हो रहा, थिकनेस रिड्यूस्ड हो रहा. थिकनेस क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा. अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी 66% पे जा रहा है तो 36% से 66% पे जा रहा है तो एंड 30% इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिक्रीज होगा थिकनेस. यानी रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज, थिकनेस इज डिक्रीज. ओके ओके, नेक्स्ट वी मूव फॉर असाइनमेंट क्वेश्चंस. अब असाइनमेंट क्वेश्चंस कितने कितने आए सब लोगों को आप बता दो प्लीज. यानी मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है. पहला क्वेश्चन तो आ ही गया होगा आपको, मे बी पहला क्वेश्चन आ गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इट इज थ्योरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इट इज अगेन थ्योरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 आया क्या? एक्टिविटी रेशियो ऑफ द क्ले फ्रैक्शन बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में. सो ये क्वेश्चन लगे तो हम कर लेते सॉल्व. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हम. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में? अ सॉइल इज टू बी फाउंड to have 80% portion coarser, 80% portion coarser than 0.002 mm. that is यानी 2 माइक्रोन से ज्यादा. coarser यानी क्या है? 2 माइक्रोन है वो, 2 माइक्रोन से ज्यादा. लिमिट टेस्ट किया गया है. gives a following value. liquid limit is given 60%, plastic limit is given 25%. एक्टिविटी रेशियो ऑफ क्ले. अब 80% कोर्सर देन क्या बोला है आपका? 0.002. ओके, 80% कोर्सर तो 0.002, 2 माइक्रोन से ज्यादा वाले कितने हैं मेरे? 80% है. तो 2 माइक्रोन से ज्यादा वाले 80% है तो यानी 20% क्ले फ्रैक्शन हो गए मेरे. कितने हो गए? 20%. सो मेरा फॉर्मूला क्या है एक्टिविटी नंबर के लिए? IP by C. हाँ, तो C कितना हो गया मेरे लिए? 20%. IP कितना हो गया? 35. व्हाट इज आंसर? 1.75. 1.75 निकला है आपका. 4 का आंसर 1.75 करेक्ट. देखो अब 2 माइक्रोन से जो भी, अब हम क्या देखेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हम देखेंगे कि 2 माइक्रोन से नीचे वाला जो भी रहता है दैट पार्टिकल्स इज नथिंग बट अ क्ले फ्रैक्शन पार्टिकल्स. सो 0.002 mm is nothing but 2 microns. ओके, 2 माइक्रोन्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है असाइनमेंट का. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द असाइनमेंट. सो 2 माइक्रोन्स के ऊपर है 80%, यानी दैट इज सिल्ट पार्टिकल्स. सिल्ट फ्रिक्शन यानी सिल्ट पार्टिकल्स हो गए. ये कौन से हो गए? सिल्ट पार्टिकल्स.
अब क्ले पार्टिकल्स कितने बचेंगे? अगर 80% ये चले गए, कोर्सर है, तो फाइनर कितने हो गए? 20% फाइनर, 20% फाइनर, यानी लेस देन, इट इज ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर देन हो गए, ग्रेटर देन इसी बोल देता मैं, ग्रेटर देन, एंड लेस देन 2 माइक्रॉन्स की कितने है? 20%. दैट इज नथिंग बट आवर क्ले फ्रैक्शन. दैट इज नथिंग बट आवर क्ले फ्रैक्शन. तो क्ले फ्रैक्शन अपना कितना है? 20%. ओके, 20%. So clay fraction it is 20%. So activity number it is equals to plasticity index divided by C. Plasticity index it is equals to liquid limit minus plastic limit divided by C. So liquid limit is nothing but 60 minus 25 divided by 20%. That is nothing but 1.75 na? 1.75. So that is 1.75 is the activity number. That is active soil, inactive soil, or medium active soil. Which soil is this? If it is activity number 1.75, then which soil is this? Normal active, active, or एक्टिव सोइल. yes, active soil. नॉर्मल एक्टिव 0.75 से कम, नॉन एक्टिव 0.75 से कम, 1.25 तक नॉर्मल एक्टिव, 1.25 से ज्यादा एक्टिव, दैट इज एक्टिव सॉइल. Its A is greater than 1.25. That's why. Okay, A is greater than 1.25. In between of 0.75 to 1.25, it is normal active soil. Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व नहीं हुआ है ना तृप्ति? हो सर, 5 नहीं सॉल्व झाला. ओके. Soil has a dry density. Soil has a dry density of 1.816 gram per million. 1.816 gram per gram per milliliter, gram per milliliter, gram per ml in natural condition. Natural condition के लिए, okay, natural condition के, when the 410 gram of soil was poured in vessel, poured in a vessel in very loose state, in a बहुत loose state में है, loose state, the volume has, volume आपको देखे है, कितना volume देखे है? 290 ml. The same soil vibrated and compacted, was found to be volume this. The relative density, बहुत easy question है, देखो अपन इसको देख लेते हैं. ओके, डेंसिटी देखे है, सो रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना है. ओके, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, आओ अपन देख लेते हैं बोर्ड पर. सो क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले नेचुरल सॉइल की डेंसिटी आपको देखिए, ड्राई डेंसिटी, नेचुरल सॉइल ड्राई डेंसिटी. गामा डी इज गिवन. व्हाट गामा डी इज गिवन? 1.816 ग्राम पर ml. ग्राम पर ml, उसको ग्राम पर mm में ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है ग्राम पर cc में करने की. ग्राम पर ml इट्स नथिंग बट अ ग्राम पर cc रहता है. दैट इज इक्वल्स टू ग्राम पर cc. It's equal to gram per cc, but we do not change this. ग्राम पर ml में ही मैं रहने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अब ये कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले आप समझ लो क्या दिया. एक्सपेरिमेंटल दिया, एक लूज सॉइल उसने ली है, लूज सॉइल एक वेसल में डाली है, दैट इज वेसल. वेसल में क्या पकड़ा है उसने? लूज सॉइल पकड़ी है. लूज सॉइल पकड़ी है, तब उसका जो वॉल्यूम है दैट V1 इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 290 ml. 290 ml है.
ओके वॉल्यूम एंड वेट ऑब्वियसली उतना ही रहेगा जितना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके वेट इट इज नथिंग बट 4 टन लूज सॉइल एंड ड्राइड इन कंडीशन में उसमें वाटर नहीं है, दैट इज बोला नहीं है वहां पे, तो वी कैन कंसिडर WD, दैट इज WD। okay WD we can consider। okay gram। so what is gamma D in loose condition? that is gamma D mean। 410 डिवाइड बाय 290 ग्राम पर ml। 410 डिवाइड बाय 290 0 get 41 divided by 29 how much? 1.413। 413 okay 1.413 that is gram per ml। and next it is when जब मैं इसको compacted कर रहा हूं, इसी सॉइल को मैं क्या कर रहा compacted कर रहा, तो ऑब्वियस है वेट ऑफ सॉलिड मेरा उतना ही रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड मेरा चेंज नहीं होगा, दैट इज माय वेट ऑफ सॉलिड इज सेम 410 ही रहेगा। ओके ग्राम। सो मेरा ये जो है ये कॉम्पैक्टेड हो रहा, सो वॉल्यूम इज कॉम्पैक्टेड, सो V2 इट्स नथिंग बट नाउ V2 is 215 ml। 215 ml। V2 it is 215 ml। Then what is gamma D maximum? Gamma D that is maximum। Compacted करने के बाद maximum मिलेगा and loose के लिए minimum मिलेगा। So that gamma D max 41 divided by 410 divided by 215 ग्राम पर ml। हाँ 1.906 that is gram per ml। so how much relative density? what is the formula of relative density in terms of gamma D? देखो E is inversely proportional to the gamma D। E is inversely proportional to the gamma D, that's why if it is ID E max minus E divided by E max माइनस ई मीन, द gamma d उल्टा होगा बाबा। ओके gamma d क्या होगा? id इट इज इक्वल टू इन 100 परसेंटेज में चाहिए तो 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं चाहिए पॉइंट में तो आप क्या करोगे 100 इंटू नहीं करोगे। सो id इट इज इक्वल टू 1 बाय gamma d मीन माइनस e 1 बाय gamma d डिवाइड बाय 1 बाय gamma d मीन माइनस 1 बाय gamma d मैक्स। तो इसको सॉल्व किया था हमने, इसको सॉल्व करके gamma d मैक्स के फॉर्म में हमने लिया था। ओके तो सॉल्व करने की जरूरत है भी और नहीं भी, क्योंकि कोई जरूरत नहीं, अपने पास कैल्सी है तो अपन डायरेक्टली इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते। ओके वी हैव अ कैल्सी 1 डिवाइड बाय gamma d मीन इट इज नथिंग बट 1.413 1 divided by gamma d natural gamma d 1.816 divided by 1 divided by gamma d mean 1.413 minus 1 divided by 1.906 into 100%, that is your ID relative density। how much? 85%। वो आ गया था प्रियंका पहले ही, नाइस यानी इंप्रूवमेंट पे। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आया था, वो भी इजी है।
क्वेश्चन नंबर 6 तो भी ले लेते अपन। प्राची आपने सॉल्व करके देखा था क्या? सर हो गया मेरा 6 और 7 भी। अच्छा हो गया, ओके। तृप्ती तुझं झालं? इजी है तसा क्वेश्चन। हो सर। ओके 7 क्वेश्चन, 7 भी हो गया क्या? आपका भी हो गया 7? हाँ हो सर। तुझे डाउट है काय में? 7th में है, ठीक है 7th में डाउट है बोलते 7th ले लेते अपन। द मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट सैंड वेयर फाउंड, मिनिमम एंड मैक्सिमम देखिए respectively. The unit weight corresponding to relative density it is equals to 50%. अरे अभी का ही क्वेश्चन है ये, अभी का ही। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी निकाल लेते। देखो अपन बहुत इजी है, फटाफट निकाल लेते। यही सेम फॉर्मूला 50% यानी कितना है 0.5, ओके 0.5 मैं पकड़ लेता, और यही सेम फॉर्मूला मैं लिखता 1 डिवाइड बाय गामा डी, गामा डी मिनिमम, मिनिमम इट इज इक्वल्स टू, मिनिमम इट इज इक्वल्स टू 16 है 14 है 14.71 माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डिवाइड बाय, अब आप बोलोगे सर ये मुझे इसमें सॉल्व करना है क्या में, गेट कैलकुलेटर में। गेट कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा और 1 बाय गामा को आपको ये करना पड़ेगा यानी इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 14.71 माइनस 1 डिवाइड बाय 16.68। तो सबसे पहले क्या करो आप इसको इधर इनटू कर दो। हाउ मच? डायरेक्ट मत निकालो, गेट कैलकुलेटर यूज करना है। यानी आप क्या करो कि ये 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय करके इसको इनटू कर दो, देन आपके पास बचेगा क्या 1 डिवाइड बाय 14.71 माइनस 1 डिवाइड बाय गामा, ओके। सो 1 डिवाइड बाय 14.71 इसका आंसर रेशियो में आप निकाल लो, देन या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं गामा माइनस 14.71 डिवाइड बाय 14.71 गामा, दैट इज नथिंग बट हाउ मच दिस, ये इंटू करने के बाद कितना निकलता, ये इसी सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्टली गेट कैलकुलेटर से करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ 8.34 ओके, सो दैट इज 8.34। सो 8.34 अभी आपको क्या करना है कि गामा निकालना है, गामा फाइंड करना है, ओके। सो 8.34 गामा यानी 14.71 into gamma into 8.34 is equals to gamma minus 14.71। सो क्या कर दोगे आप इसको इधर माइनस कर दोगे, ओके, इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा डिवाइड बाय आप आंसर कर दोगे, यानी इसको मैंने इधर कर दिया या फिर इसको मैंने इधर ला लिया। सो गामा माइनस और ये मेरा इधर भी चले गया 14.71 माइनस का प्लस एंड ये माइनस में आ गया। सो क्या रहेगा ये how much, माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आता डेंसिटी 13 मल्टीप्लीकेशन 13 आ रहा नहीं, ये गलत है या सही है? अच्छा, और ये मुझे कहीं तो भी गलती लग रही, मैं नहीं की होंगी मे भी, नहीं नीचे तो डिवाइड में ही आता 150 123.122.68 ये इधर ले लिया मैंने,
So gamma minus 128.68, that is not a correct answer. ये गॅमा गेट सर सगळं इंडिव्हिज्युअल केलंय, काय सगळं इंडिव्हिज्युअल कॅल्क्युलेट केलं तर आन्सर येतो सर. 1/14.71 मायनस सगळ्यांना इंडिव्हिज्युअल डिवाइड केलं तर आन्सर येतं सर. कळलं नाही मला काय म्हणताय तू. सर माझं आलं होतं 0.5 इज इक्वल टू 0.068 मायनस 1 डिवाइड बाय गॅमा डी डिवाइड बाय 0.068 मायनस 0.0599. हे सिम्प्लिफिकेशन केलं सर, मग आन्सर येतं सर. अच्छा तूने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया, यहां से तो डायरेक्ट आ जाता, लेकिन ऐसे भी आने को ना. ठीक है, अपन वैसे ही जाते हैं. क्या करते हैं कि यहां से थोड़ा दिक्कत जा रही ना, तो डायरेक्टली हम इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक मिनट. यानी क्वेश्चन नंबर 7 मैं क्या कर लेता कि आईडी को ही पहले मैं 1 डिवाइड बाय गैमा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गैमा डी डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय गैमा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गैमा डी मैक्सिमम. ये इसको ही मैं क्या कर लेता कि इसको पहले गैमा डी माइनस गैमा डी मिनिमम डिवाइड बाय गैमा डी मिनिमम इंटू गैमा डी डिवाइड बाय गैमा डी मैक्सिमम माइनस गैमा डी मिनिमम डिवाइड बाय गैमा डी मिनिमम इंटू गैमा डी मैक्स. So that gamma d mean get cancel. तो बचा this value, gamma d max ऊपर चले जाएगा. So gamma d maximum into gamma d minus gamma d minimum divide by gamma d into gamma d max minus gamma d mean. इसमें अगर डाले तो जल्दी आ जाता. That is ID. ID it is equals to 0.5. Now we take this values. Gamma D max 16.68. Gamma D minus gamma D mean 14.71 divided by gamma D into 14 gamma d max 16.68 minus 14.71. सो यहां से जल्दी आ जाता. यहां से आप इसको इधर इंटू कर सकते 0.5 इंटू गैमा डी इंटू दैट वैल्यू हाउ मच माइनस गेट कैलकुलेटर से ही आप यूज करो तो बेटर रहेगा. गेट कैलकुलेटर ही बेटर है. अभी से आदत अगर आ गई तो अच्छा रहता. 16.68 इंटू 14.71 245.36 है ना. एंड दिस इज 16 माइनस ये कितना निकलता 1.97. so that 1.97 into 0.5 0.985 इसमें से आपको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. 16.68 गैमा डी
माइनस 0.9, हाँ, तो वही इसका इंटू कितना 0.985, दैट्स गामा डी एंड दैट इज 245.36। तो ये डिवाइड कर दो, हो गया आंसर, गामा डी निकल जाता। ओके, बेटर सिंप्लीफिकेशन करके ही बेटर रहता निकालना, ऐसे किया तो प्रॉब्लम जाता। ठीक है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम? 8 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके, 8 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप लोगों का? ठीक है, 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the relationship between water content and number of blues. Yes, exactly, nice. Water content in W, number of blues in N. Okay, as obtained Casargate liquid limit device by W, it is equals to 20 minus log 10 N. The liquid limit of the soil is, liquid limit of the soil is, nice question. देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दैट, सबसे पहले आप देख लो कि यानी फ्लो इंडेक्स है क्या, दैट द रिलेशन इज फ्लो इंडेक्स रिलेशन। लिक्विड लिमिट जब भी हम फाइंड करते हैं तब हमारे पास 2 वाटर कंटेंट रहते हैं और 2 नंबर ऑफ ब्लोज रहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ब्लोज, that is in log, number of blows. Okay, and there is water content, so आपको क्या बोला है, water content it is in percentage and number of blows आपको बोला है, the number of blows in log, so water content it is equals to क्या बोला है 20 minus log 10 n, that is given. सो 20 क्या है, सबसे पहले ये 20 आपको आने को ना कि व्हाट इज 20 एंड 1 मिनट इज flow index is not given, you have to just given 20 minus log 10 n, the liquid limit of soil is 1 minute. %, बोला है, W it is equals to, ठीक है, that is liquid limit minus plastic, liquid limit is equals to, लिक्विड लिमिट जब मैं निकालने के लिए आपको बता रहा था तब मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ ब्लोज इन कर्व, यानी एक आपका एक वाटर कंटेंट रहेगा और एक आपका एक एन रहेगा, दैट वाटर कंटेंट इन परसेंटेज एंड एक एन रहेगा। तो वही देखे अभी यहाँ पर एक वाटर कंटेंट देखे है और एक एन देखे है। तो आपको क्या देखे, डब्ल्यू इट इज इक्वल टू देखे, आपको लिक्विड लिमिट निकालना है तो ये इस पे आपका एक लिक्विड लिमिट निकल जाएगा। ओके, डब्ल्यू इट इज इक्वल टू आपको देखे दैट डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 20 माइनस लॉग 10 एन देखे, तो W it is equals to 20 minus log 10 n, that 20 is given. Okay,
that 20 it is nothing but 20 minus log 10 n. n और n2 भी नहीं देखे, W2 हो सकता है 1 मिनट। One minute please. (20 minus log 10 n1) and it is equals to 25, and it is equals to 25. But W निकल जाता, W it is in percentage. Okay. आप n it is equals to, अब मेरा जो n रहता वो n कहाँ पे रहता, 25 लोस पे रहता, यानी मेरा लिक्विड लिमिट कहाँ पे निकलता, लिक्विड लिमिट 25 लोस पे निकलता। सो 20 माइनस log 10 25 करके देखो क्या निकलता, how much? Answer is 18.68. 18. Yes. 18.60%. That is answer. That is liquid limit. That is W, water content. यानी वाटर कंटेंट एंड लिक्विड लिमिट अगर आपको जानना है तो आपको ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपका जो ये n रहेगा दैट 25 लोस पे ही रहेगा, दैट 25 एंड इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड 25 एंड इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इट इज 25। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको 25 डाल देना है, 25 आपने डाल दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, दैट इज ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। सेम क्वेश्चन इज गिवन इन ESE। अब ये कहां से पता चला मुझे, दैट गर्ग। ओके, लास्ट क्वेश्चन आया होगा आपको, श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल, लेकिन उसका कुछ देके ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही ये करके निगलेक्ट करके, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो। वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको इसके, हाँ सॉल्व ही नहीं किए। ओके, तो आप सॉल्व करो पहले। आपने किए क्या, किसी ने सॉल्व, प्राची, तृप्ति? नहीं सर। ओके, तो आप सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम रहता है। वॉल्यूम 2 के सभी क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 टू लेके चैप्टर नंबर 4 तक सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, वो क्वेश्चंस निकालो, वो क्वेश्चंस आप देखेंगे आफ्टर द 27 मार्च। 27 तक अभी खत्म। मैंने क्या बोला है, मैथ्स करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना है, आपको ये दो खत्म करना है। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं 28 को डायरेक्टली।